प्रीरिक्विसाइट, वो हम पढ़ेंगे आराम से, उसको चैप्टर में एंट्री करते हैं। ये चैप्टर वैसे आपको धीरे धीरे समझ में आएंगी चीजें। जितनी केमिस्ट्री आपने 11 12th में 9 10th में टोटल पढ़ी है, उतनी केमिस्ट्री लगभग इसी चैप्टर में पढ़ लेंगे हम। समझ पा रहे हो? और ये बहुत सिंपल सा चैप्टर है। क्लियर है बात ये? अगर आपको ये लग रहा है थोड़ी सी सर कमी रही है केमिस्ट्री, तो वो आगे चैप्टर्स में पूरी हो जाएगी। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, हमें मेनली अगर मैं 11th क्लास की बात करता हूं तो 4 सेगमेंट पढ़ने हैं। सबसे पहला होगा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसके बाद होगा बेटा एक चैप्टर यहाँ पे हम आयुपैक भी पढ़ाएंगे, आयुपैक नेमिंग, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसके बाद आइसोमेरिज्म, और उसके बाद हम पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन्स। समझ रहे हो? एक छोटा सा सेगमेंट प्रैक्टिकल बेस्ड है, वो भी हम आपको पढ़ाएंगे विद टाइम, ठीक है ना? तो ये हमारा सिलेबस है। पहले मैं इनऑर्गेनिक स्टार्ट कर रहा हूं बेटा, तो रिकैप अभी आपको जो भी आता है वही रिकैप है बेसिकली। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूंगा, एक मिनट, बेटा आपको आइडिया है कि ये आपको दिख रहा है क्या क्या पढ़ने वाले हैं? देखो आप बेसिक आइडिया है सब कुछ, आइसोटोप्स क्या होते हैं, इस तरीके से चीजें आएंगी, ठीक है ना? आप देख पा रहे होंगे बेटा कुछ क्वेश्चंस, क्वांटम नंबर्स, इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जो आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा है वो थोड़ा अलग है। आपने सेल्स में इलेक्ट्रॉन भरने सीखे हैं, राइट और नॉट? सेल समझते हो ना बेटा आप? एटम्स के अंदर सेल्स होते हैं, उनके अंदर सब सेल्स होती हैं। उसके बाद हम फाइनली एसपीडीएफ कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे। कौन सी कॉन्फ़िगरेशन? एसपीडीएफ। जैसे सोडियम की बात करें तो आप इलेक्ट्रॉन कैसे भरोगे सोडियम के? 281। ये बात आपको समझ में आ रही है? लेकिन वो जो 2 है वो कौन सी सब सेल में है, इसके बारे में भी आपको विद टाइम बताया जाएगा। तो ये था, ये पूरा चैप्टर ही वैसे मैंने बता दिया एक बार कि क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो एक बार हम स्टार्ट करते हैं बेटा। तो सबसे पहले मेरा सवाल आपसे यही है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म केमिस्ट्री? केमिस्ट्री का बेसिक आपको पता ही होगा। केमिस्ट्री कहां से ओरिजिनेट हुआ? कीमिया एक वर्ड है, ये बात आपको पता होंगी ना बेटा। कीमिया वर्ड से बेसिकली केमिस्ट्री अराइज हुआ है, ये बात आपको समझ में आ रही है? वैसे केमिस्ट्री अगर हम डेफिनेशन पूछे तो क्या कोई बता सकता है डेफिनेशन क्या है केमिस्ट्री की? एनीवन इन द क्लास? क्या पढ़ते हैं? अच्छा ये बता दो, वैसे ही बता दो। स्टडी ऑफ मैटर, ये बिल्कुल सही जवाब है वैसे। स्टडी ऑफ मैटर, मैटर बेसिकली यहाँ पे फिजिकल केमिकल चेंजेज होते हैं, है ना? उसके साथ साथ वहां पे कुछ एनर्जी चेंजेस भी एकम्पनीड होते हैं, ये बात आपको समझ में आती होगी। तो सबसे पहले आपको यही लिखना है केमिस्ट्री क्या है, ठीक है ना? तो व्हाट इज केमिस्ट्री? व्हाट इज केमिस्ट्री? व्हाट इज केमिस्ट्री बेटा? हाँ जी बेटा, तो एक बार देखो मैं आपके सामने प्रॉपर डेफिनेशन बता रहा हूं। इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस, पहले सुनना है लिख लेना बाद में, है ना? इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस दैट डील्स विद स्टडी ऑफ मैटर्स, इट्स फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, chemical composition, physical and chemical changes which it undergoes and the energy changes accompanying these process। ये बात आपको समझ में आ रही होगी आई गेस? अरे आ रही है बात समझ में? हाँ जी। तो व्हाट इज केमिस्ट्री, ये डेफिनेशन आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। लिखो बेटा सभी। इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस विच डील्स विद the study of matters, its physical and chemical changes, लिख लिया बेटा आपने? इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर्स, इट्स फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस
केमिकल कंपोजिशन, physical and chemical changes, chemical properties था earlier, which it undergoes and the energy changes accompanying these, यहां पे accompanying लिख लेंगे, ठीक है ना, accompanying these processes, accompanying these processes. Any doubt about the definition? अच्छा, आपको मैं थोड़ा सा बताता हूं पहले। जब आप नाइन्थ क्लास में सबसे पहले केमिस्ट्री पढ़ते थे अलग से, तो शायद आप मैटर के बारे में ही सबसे पहले पढ़ते थे। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो मैटर के बारे में क्या जानते हो आप बेटा, बताओ। एनीथिंग? ओके ओके। एंड वॉल्यूम? वॉल्यूम से रिलेटेड कुछ बताना चाहोगे? दैट ऑक्यूपाइज स्पेस, इट मींस दैट हैज वॉल्यूम एज वेल, ये बोल सकते हैं कि नहीं? तो सिंपलर डेफिनेशन में भी एनीथिंग हैविंग मास एंड वॉल्यूम इज मैटर। एनीथिंग हैविंग मास एंड वॉल्यूम अभी लिखा देंगे, वो कोई बड़ी बात नहीं है। मैं तो एक वैसी बात कर रहा हूं कि हम मैटर से ही क्यों स्टार्ट करते थे बेटा। समझ पा रहे हो कि नहीं? एक और भी मैटर होता है वैसे मामला, व्हाट्स द मैटर। जब पुलिस पूछती है कहीं पे आगे व्हाट्स द मैटर, समझ रहे हो, वो अलग मैटर है। ये बात आपको समझ में आ रही है? तो एक मैटर और भी है। क्लियर है बेटा ये बात? आगे बढ़े बेटा। चलो खैर बेटा, मैं ये कह रहा हूं कि अभी हम केमिस्ट्री को भी तीन मेजर पोर्शंस में क्लासिफाई करते हैं। वैसे मैं आपको बताना चाहूंगा, ये केवल 12th लेवल तक ही है कि हम बोल देते इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, ये बात आपको पता है ना। लेकिन अगर आप कभी भी हायर स्टडीज करते हो केमिस्ट्री में, तो फिर अलग अलग तरीके की केमिस्ट्री आपको पढ़नी पड़ेगी। जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आपको एक और ब्रांच मिल जाएगी, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। समझ पा रहे हो? हमारे सिलेबस में है, जेई नीट दोनों के सिलेबस में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है, हालांकि उसका नाम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स दिया गया है। तो मतलब वो इनऑर्गेनिक के अंदर ही वहां पे पढ़ा जाएगा। अगर एक तरीके से देखा जाए, मेटलर्जी भी एक ब्रांच है केमिस्ट्री की। और जो जेई वाले बच्चे, जो जेई वाले बच्चों को मैं बताना चाहूंगा, एक कोर्स भी होता है बीटेक मेटलर्जिकल साइंस। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो मेटलर्जी खुद में इतनी बड़ी ब्रांच है, मतलब 4 साल उसमें बच्चा मेटलर्जी पढ़ता है। ये बात आपको समझ में आ रही है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इन फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री में एक बहुत बड़ी ब्रांच है क्वांटम केमिस्ट्री। समझ रहे हो? लेकिन हम उन तरफ ज्यादा नहीं जाएंगे। हमें जो फिलहाल 11th 12th के हिसाब से चाहिएगा, तो हम केवल 3 ही क्लासिफिकेशन करते हैं। समझ पा रहे हो कौन कौन सी होंगी बेटा हमारी क्लासिफिकेशन? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फिजिकल केमिस्ट्री। बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एनी आइडिया आपको? क्या वो कार्बन? हाँ हाँ, बेसिकली कार्बन और कुछ हाइड्रोकार्बन्स एंड दियर डेरिवेटिव्स, तो उनकी अगर स्टडी करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। समझते हो बात आप ये? अगर कार्बन के अलावा बाकी कोई भी एलिमेंट हो, तो उसकी स्टडी हम किस में करते हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो अर्लियर जहां पे मैं था, तो वहां इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक के अलग अलग टीचर थे। तो हम आपस में वैसे मजाक करते रहते थे, है ना, कि सर आपको जो ना एक कार्बन एलिमेंट दे दिया गया है पढ़ाने के लिए, आप पढ़ाओ। मैं इनऑर्गेनिक पढ़ाता था वहां पे, तो मैं ऐसे ही बोल देता था कि हमारे मतलब हमारे पास पूरे सारे एलिमेंट्स थे इनऑर्गेनिक वालों के पास, तो आपको एक कार्बन दे दिया गया कि चलो आप पढ़ा लो इसको। समझ लो? हालांकि वो बात अब मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि दोनों मैं ही टेकअप करूंगा। ये बात समझ रहे हो? नीट में मैं इनऑर्गेनिक ही पढ़ाऊंगा, नीट वाले बच्चे जो भी होंगे, ठीक है ना, जब ये क्लास अगर अलग होगी तो। अदरवाइज मैं इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक दोनों पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ेंगे बेटा? कार्बन के अलावा जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सब की स्टडी कहां पे होती है बेटा? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर होती है। क्या ये बात आपको समझ में आती है? और बेसिकली कोई भी फिजिकल या केमिकल चेंज अगर हो रहा है, तो उसमें जो एनर्जी चेंजेस इन्वॉल्व होती है, या उससे रिलेटेड कोई भी कैलकुलेशन वाले
वाला जो पोर्शन होता है वो बेसिकली फिजिकल केमिस्ट्री में हम डील करते हैं। और फिजिकल केमिस्ट्री में बेसिकली हम बात करें तो हम बोलेंगे कि इनमें हम इन उन लॉज को पढ़ते हैं जो फिजिकल और केमिकल चेंजेज को गवर्न कर रहे होते हैं। एनी डाउट अबाउट द क्लासिफिकेशन? तो आप लिखेंगे बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ केमिस्ट्री, या डायरेक्टली आप लिखना, चलो लिख लो डायरेक्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ केमिस्ट्री। तो इसमें 3 सेगमेंट हम लिखेंगे बेटा। हम डायरेक्टली, आप वैसे पता ही है ना आपको, ऐसा तो नहीं कि पहले एक बार फ्लो चार्ट बनवा के तीनों को लिखवाएं फिर तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा बताएं, ऐसा कुछ जरूरी तो नहीं है बेटा। तो आप डायरेक्टली हेडिंग डाल लो पहली, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हाँ जी बेटा, तो बिल्कुल बहुत ज्यादा डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है बेटा? स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स, दैट्स इट नहीं है। यही सबसे ज्यादा परेशान करेगी आपको। स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स, स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स, स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स, ये कहां पे डील करेंगे बेटा? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। उसके बाद आप समझे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या करेंगे बेटा? स्टडी ऑफ ऑल नोन एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स एक्सेप्ट हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। प्लीज नोट, मैंने अभी कार्बन बोला था, लेकिन कार्बन के सारे कंपाउंड्स ऑर्गेनिक नहीं होते। जैसे CO2, इनको आप इनऑर्गेनिक में पढ़ते हैं, कार्बन फैमिली में। हालांकि ये जो पोर्शन, जो कंपाउंड्स इनऑर्गेनिक वाले, वो आजकल जेई मेंस और नीट के सिलेबस में नहीं है, जेई एडवांस के सिलेबस में है। समझ पा रहे हो? तो जिनको जेई एडवांस, तो खैर जेई मेंस का और एडवांस का तो सेम ही हम पढ़ाएंगे, है कि नहीं? तो हम मतलब बेसिकली जेई वाले बच्चे पढ़ेंगे उन कंपाउंड्स को भी। ये बात आपको समझ में आ रही है? जेई वाले बच्चों को वो कंपाउंड्स भी पढ़ाए जाएंगे। नीट वालों के लिए थोड़ा एग्जेम्पशन है, लेकिन नीट वालों के लिए एग्जेम्पशन मार्क्स में नहीं है। समझ रहे हो कि नहीं? जैसे बोर्ड्स में आते हैं ना 90%, 95%, उसी तरीके के मार्क्स लाने हैं, वो भी नेगेटिव मार्किंग के बावजूद। हाँ जी बेटा, फिजिकल केमिस्ट्री में क्या होता है? फिजिकल केमिस्ट्री में वी डील विद स्टडी ऑफ लॉज गवर्निंग फिजिकल एंड केमिकल चेंजेज। ये बाई हटा लेना यहां से ना। स्टडी ऑफ लॉज गवर्निंग फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ये हम पढ़ते हैं बेटा फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। तो आपको बेसिक आइडिया क्लियर है बच्चों? केमिस्ट्री क्या है वो समझ में आ गया बेटा आपको? अब उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम क्या डील करने वाले हैं, इनऑर्गेनिक में क्या डील करने वाले हैं, फिजिकल में क्या डील करने वाले हैं। समझ पा रहे हो? लेकिन ये अगर मैं बात करूं ना, तो ये बेसिकली हम जो है ना, अभी तो हम एलिमेंट्स के बारे में ही ज्यादा पढ़ेंगे। आप एक बात सोचो, कॉमन सी बात है, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में विच इज मोर फंडामेंटल? एलिमेंट्स। पहले तो हम एटम्स के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम कंपाउंड्स के बारे में बात करेंगे। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो इस तरीके से चीजें आगे बढ़ेंगी। अच्छा, केमिस्ट्री में जो दिक्कत आती है बच्चों को, वो इस तरीके की आती है। मान लो मैं बता रहा हूं कि यार ये एलिमेंट इस तरीके से चेंज हो जाएगा, बच्चे के दिमाग में क्या होता है? अच्छा एलिमेंट, फिर वो डेफिनेशन सोचता है। समझ रहे हो ना? और बेसिकली जो भी हम टर्म्स यूज करेंगे, अगर आपको उन टर्म्स को यूज करने में ज्यादा दिमाग लगाना पड़ रहा है, तो आपका जो फोकस है, जो ऑनगोइंग चीजें हैं, उन पे फोकस थोड़ा सा कम हो जाता है। इसलिए मैं पहले इन टर्म्स को बहुत ही ज्यादा क्लियर करना चाहूंगा आपके सामने। समझ पा रहे? हो सकता है मोस्ट ऑफ यू नो अबाउट दीज टर्म्स, लेकिन मोस्ट ऑफ यू मे नॉट बी नोइंग, है ना? ये सम ऑफ यू मे नॉट बी नोइंग। ये बात आपको समझ में आ रही? तो हम उन बेसिक टर्म्स के बारे में भी धीरे धीरे बातें करेंगे। चलो भाई, जैसे मैंने मैटर की यहां पे क्लासिफिकेशन लिखी बेटा, मैटर की क्लासिफिकेशन देखो क्या है। थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, ये लिखा ही हुआ है ऑलरेडी, है ना? हाँ जी बेटा, तो मैटर क्या होता है बेटा? एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस,
मैटर के बारे में ये सब आपको बातें पता होंगी बेटा। ये क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैटर को हम फिजिकली भी क्लासिफाई कर सकते हैं, फिजिकल क्लासिफिकेशन, एंड इट कैन बी क्लासिफाइड केमिकली एज वेल। ये बात भी समझ में आती होगी आपको। फिजिकल क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट। इसका बेसिस क्या रहेगा बेटा? बेसिस रहेगा फिजिकल स्टेट। समझ पा रहे हो आप ये बात? तो इस क्लासिफिकेशन के आधार पे आपको पता होगा बेटा, मैटर कैन बी इन सॉलिड फॉर्म, इट कैन बी इन लिक्विड फॉर्म, और इट कैन बी इन गैसियस फॉर्म एज वेल। सर और भी तो होती है, प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, फर्मी आयोनिक कंडेंसेट, है ना, होती है, ठीक है ना। लेकिन ये चीजें जो है ना, ये चीजें वैसे बताने के लिए अच्छी है, लेकिन उनका ऐसे समय कुछ मतलब इस तरीके से स्टडी में कोई ज्यादा योगदान उनका नहीं होगा, उनकी स्टडी भी कम है एक्चुअल में। ये बात आपको समझ में आती है ना। तो हम बेसिकली उन्हीं चीजों की बातें करें। देखो अभी मैंने केमिस्ट्री को क्लासिफाई किया था, तो मैंने आपको बताया कि और भी ब्रांचेज होती हैं, लेकिन जो हमारे 11th 12th में हमें पढ़नी है उन ब्रांचेज को ही मैंने लिखा है यहाँ पे। ये बात आपको समझ में आ रही है? तो बातें वो भी मुझे पता है कि यार फिजिकली हम इसको आपने 9th क्लास में पढ़ा था, पांच पांच टाइप्स बताए थे मैटर के, लेकिन हम उनमें से 3 ही क्यों बता रहे हैं बेटा? क्योंकि हमें वही 3 के बारे में डिस्कस करना है। ये बात आपको समझ में आ रही है? चलो, तो ये मैटर की फिजिकल और केमिकल क्लासिफिकेशन हो जाएगी। तो इसमें फिजिकली अगर हम बात करते हैं तो मैटर कैन बी इन सॉलिड स्टेट, इट कैन बी इन लिक्विड स्टेट, और इट कैन बी इन गैसियस फॉर्म। केमिकली अगर बात करें तो मैटर कैन बी प्योर सब्सटेंसेस, और इट कैन बी मिक्सचर ऑफ मोर देन वन सब्सटेंस। समझ पा रहे हो? प्योर सब्सटेंस को भी फर्दर हम क्लासिफाई कर सकते हैं। तो मैं अगली क्लास में इसको डील करूंगा, आज क्लास थोड़ी मिली है, ठीक है ना। अगली क्लास में हम इसको कंटिन्यू करते हैं। आज मेरी आपके साथ क्लास है, ठीक है ना, उसी में डील करा जाएगा। जी सर।